नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का चैप्टर हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आरंभ में 7 थे और जो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, संविधान भाग 3 में ये जो हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त वे नागरिक अधिकार जो हम नागरिकों के हितों के लिए दिए गए हैं। ये जो है मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो सबसे पहले जो अनुच्छेद है उनके अनुच्छेद बता देते हैं, कब से कहाँ तक है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 12 और 13 हैं, अनुच्छेद 12 व 13 हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। इनमें राज्यों की व्याख्या की गई है, इनमें 12 और 13 में। तो हमसे जो जुड़ा हुआ है वो अनुच्छेद 14 हैं। अनुच्छेद 14 सबसे पहले समानता का अधिकार या समता का अधिकार, समानता का अधिकार, या इसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं। तो इसमें 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून, विधि व कानून के समक्ष समानता। भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष या विधि के समक्ष कोई भी है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो किसी बड़े पद पर है, चाहे वो छोटे पद पर है, तो विधि कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में लिंग, जन्म स्थान, व्यक्ति चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं भी भारत में जन्म लेता है कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्थान, जाति, तो कोई भी किसी भी स्थान से है, कोई भी जाति से ताल्लुक़ रखता है, सब समान हैं। इस देश में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? पदों में समानता। जो सरकारी जॉब होती हैं तो उनमें सबके लिए समान अवसर दिए गए हैं। SC, ST या OBC, इनको बराबरी पर लाने के लिए हमारे संविधान में जो है आरक्षण दिया गया है। इनको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो समान रूप से सबको अवसर मिलेंगे नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित है। छुआछूत, कोई भी छुआछूत को इस
अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया है कि पहले हमारा जो समाज था उसमें छुआछूत की एक बीमारी थी। क्या था कि जो उच्च तबके के जो लोग होते थे, उच्च जाति के लोग होते थे, निचली जाति के जो लोगों से छुआछूत करते थे, तो जो अनुच्छेद 17 के तहत इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यदि ऐसा कोई करता है तो संविधान में उसको सज़ा दी गई है, सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है। पहले क्या था कि जो इसे नीची कही जाने वाली जो जातियां थी उनको उन मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, और जो सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, कुएं या जो तालाबों, उनके ऊपर पानी भरने की इनको छूट नहीं थी। ये अलग से इनके जो कुएं जो तालाब इनके अलग से होते थे। तो ये हमारे समाज में एक बीमारी थी जिसको कि आर्टिकल 17 के तहत जो ख़त्म कर दिया गया। अब जो है सभी कोई छुआछूत नहीं करेगा, सभी समान हैं इस देश में, समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है। और जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद नीचे लिख देते हैं, अनुच्छेद उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया। पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसमें उपाधियां दी जाती थी हमारे लोगों को, अंग्रेज़ों के द्वारा सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर। तो इस प्रकार से ये उपाधियां अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ जो भारतीयों को दी जाती थी, ये फूट डालने के लिए। जैसे हमारे लोगों को कुछ को, जैसे छोटू राम को सर की उपाधि दी गई थी, तो इन उपाधियों का हमारा संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो अब जो कोई काम करता है तो उस काम के लिए सम्मान मिलना चाहिए। तो अंग्रेज़ों के समय में जो लोग जो उनके पक्ष में उनके काम करते थे उनको इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तो अब आज़ाद भारत में हम काम करता है कोई व्यक्ति, सम्मान का काम करता है, बड़ा काम करता है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें भी जो है थोड़ा बदलाव करते हुए जो है जो उपाधियां जो दी गई हैं, आप क्या कहेंगे, उनको सम्मान कहेंगे। तो भारत रत्न बदले में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो इस प्रकार की उपाधियां जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो उनको जो बड़ा काम करते हैं, बड़े पद पर रहते हुए, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। और जो सेना में बहादुरी का जो अपना दमखम दिखाते हैं उन सैनिकों को, जैसे उन सैनिकों को भी दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है और शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, इस प्रकार के कई प्रकार के जो है सम्मान दिए जाते हैं। और खेलों में भी सम्मान दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल पुरस्कार है जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस प्रकार से ये समानता का अधिकार जो है हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये 14 से 18 तक हो गया। समानता का अधिकार जिसको हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारे संविधान के 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो वो कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, इस प्रकार से हम A B C D
इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता के अधिकार में जो स्वतंत्रता जो दी गई है आर्टिकल 19 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, वह अपने विचार प्रकट कर सकता है, बोल सकता है। प्रेस के माध्यम से वह अपने विचार प्रकट कर सकता है, बोल सकता है। तो ये इसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को ठेस पहुँचे, ऐसा हम कुछ बोलें, ऐसा नहीं है। अपने अधिकारों के लिए, अपने जो सरकार के विषय में हम बोल सकते हैं, किसी की उसकी नीति के बारे में, कानून के बारे में हम बोल सकते हैं, सही है या गलत है। तो ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी। दूसरी जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है वह है बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमने की आज़ादी। भारत के अंदर बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमने की आज़ादी है हमें। तीसरे नंबर पे हमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है प्रत्येक नागरिक को। इसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमें घूमने की, आवागमन, आने जाने की स्वतंत्रता है। और इसके बाद कहीं भी हमें निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास, हम भारत में कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं। अगला जो पॉइंट्स है, कहीं भी बसने, ये था निवास करने की स्वतंत्रता। और अब जो है रोजगार, हम कोई भी रोजगार अपना सकते हैं अपने देश में। सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और भारत में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 के तहत हमें इस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। और इनसे संबंधित जो हमें सूचना पाने का भी अधिकार दे रखा है, वो भी जो है जो मौलिक अधिकारों में इससे संबंधित ही आता है। जो आर्टिकल 32 है उसके तहत, आर्टिकल 35 के तहत मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है। तो उसमें क्या है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, जो 2005 में मिला, ये भी इसी श्रेणी में आता है। उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम थे। और जो है झंडा फहराने की, पहले क्या था, सरकारी भवनों पर ही ध्वज फहराया जा सकता था, झंडा फहराया जा सकता था, अनुमति थी। फिर जो है बाद में जो जिंदल फैमिली है उसने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट ने। तो 24 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आप अपने घरों पर भी ये जो है राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन जो इससे संबंधित जो नियम हैं उनकी पालना करनी होगी। वो नियम क्या हैं, जैसे हम आपको बताएं कि सुबह सूर्योदय के समय झंडा चढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज, और जो सूर्यास्त के समय झंडा उतार लिया जाता है सम्मान के साथ। और इस प्रकार से रात को झंडा हम नहीं छोड़ सकते, नहीं फहरा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19। अब हम बात करें अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 2 अपराध से संबंधित है। ये जो अनुच्छेद है अपराध से संबंधित है। अपराध, यदि किसी को अपराधी घोषित किया जाए, अपराधी मान लिया जाता है, और जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तो तब तक हम उसे अपराधी नहीं मान सकते हैं, जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती है। और मान लीजिए उसने अपराध किया है, तो
तो उस समय मान ले उस अपराध के लिए सज़ा का जो प्रावधान था 6 माह का था। और इस प्रकार से जो है न्यायालय में जो सुनवाई चलती है, मान लीजिए 5 साल चलती है। 2000 में, सन 2000 में यदि अपराध करता है कोई व्यक्ति और उसको उस समय 6 माह की सज़ा का प्रावधान था हमारे संविधान में, और यदि 5 साल के बाद इसको बढ़ा करके मान लीजिए 2 साल कर दिया जाता है या 5 साल कर दिया जाता है और फैसला 5 साल बाद आता है, तो उस समय 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो वो 2 साल की सज़ा उसको नहीं दे सकते। अपराध जिस समय किया था उस समय 6 माह का प्रावधान था, तो उसके अंतर्गत ही उसको सज़ा दी जा सकती है। और इसमें क्या है, एक इसमें वो उसको खुद के खिलाफ, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर उसको नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जाता कि ये उससे ज़बरदस्ती ये बात नहीं कहलवाई जा सकती है कि ये अपराध मैंने किया है, तो खुद के मजबूर नहीं किया जा सकता खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए। और तीसरा जो है सज़ा, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा उसको दी जा सकती है, किसी भी न्यायालय द्वारा 2 बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 21 की हम बात करें, अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार, तो इस जीने के अधिकार के अंतर्गत प्राण, इसको कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये निजी स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। स्वच्छ पानी जो है पानी हासिल या पीने का अधिकार है स्वच्छ वातावरण में। तो ये जो जानवर होते हैं उनके लिए भी, उनके बचाव के लिए भी इसी के अंतर्गत आता है कि जानवरों को भी कि जो है स्वच्छ वातावरण का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, जैसे है इसी प्रकार से। तो इसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत जो है एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो एनजीटी है इसका काम यही है, यह जो है जो देश के जितने भी जो सीएम होते हैं, सीएम उनको आगाह करते रहते हैं कि आपके यहाँ जो है जो वातावरण स्वच्छ नहीं है, आप अपने इसके ऊपर ये कदम उठाइए, ऐसा करिए। तो दिशा निर्देश ये राज्यों को ये एनजीटी देता रहता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी संरक्षण, इसको हम कह सकते हैं गिरफ्तारी संरक्षण। तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये जो गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको ये पूछने का अधिकार है कि आपको मेरे को कारण बताओ, कारण बताना होगा कि आपको इस कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा जो है 24 घंटे के अंदर नज़दीक का जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। ठीक है, इसमें आवागमन जो आने जाने का समय है वो नहीं लगेगा। आवागमन जो इसको ले जाया जाएगा मजिस्ट्रेट तक, ले जाने का जो समय है वो इसमें काउंट नहीं होगा 24 घंटे के अंदर। और तीसरा जो है अपनी पसंद का कोई भी वकील
ये चुनने का अधिकार है इसमें, ये गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। नंबर 3 पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 तक इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बंधुआ मजदूरी, ये अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार के ऊपर रोक लगाई गई है। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते और किसी को बंधक बना करके मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये पहले क्या था, पहले समय में जो था गुलाम बनाते थे, मतलब गुलामों को बेचते थे, गुलामों के मेले लगते थे, तो इस प्रकार के दास प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो मानव व्यापार नहीं कर सकते, बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, किसी को जो बंधक बना करके मजदूरी नहीं करवा सकते। तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से काम करवाना अपराध, से कार्य करवाना अपराध है। 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनसे ये जैसे होटलों पर, ढाबों पर इस प्रकार से काम नहीं करवा सकते, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, किसी ईंट भट्ठे पर 14 वर्ष तक की आयु के से बच्चों से इस प्रकार से कार्य करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये 23 और 24 में दे रखा है, इतना ही। अब नंबर 4 पे हमने 23 और 24 को कर लिया। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक दे रखा है। तो अनुच्छेद 25 की हम बात करें, अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार अपने किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, और अनुच्छेद 26 में प्रबंधन करने का अधिकार।
जैसे किसी मंदिर की देखरेख करनी है या फिर किसी धार्मिक संस्थान गौशाला की जो प्रबंधन करना है उसकी प्रबंधन करने की अनुच्छेद 26 के तहत इसमें स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 संपोषित संपोषित का मतलब होता है कि आप धार्मिक कार्यों में अपना पैसा लगा सकते हैं, तो इसमें आपको जो है पैसा खर्च करने की छूट, पैसा खर्च करने की छूट। कोई आप किसी प्रकार गुरुद्वारा मंदिर जो भी आप बनाते हैं संपोषित में कि आप उसमें दान दे सकते हैं, आप उसमें पैसा दे सकते हैं, वो उसमें पैसा आप जो दोगे उसके आपको कर में आपको छूट मिलेगी इसमें। तो आप किसी भी धार्मिक संस्था को आप संपोषित कर सकते हैं पैसा दे करके। आपको ये इसमें पैसा खर्च करने की छूट दी गई है, आयकर में आपको छूट दी गई है। अनुच्छेद 28 में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होने की छूट। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें हम जा सकते हैं, उसमें धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की, भाग लेने की छूट, ठीक है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में हम भाग ले सकते हैं। तो ये 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आगे है मौलिक अधिकार जो है 5वां। इसमें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, कई जगह शिक्षा व शैक्षणिक अधिकार दे रखे हैं। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अल्पसंख्यकों के लिए है केवल। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यक, किसी भी धर्म के जो अल्पसंख्यक हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए जो है जो अनुच्छेद 29 व 30 में। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन। अच्छा, 30 में, अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो अपना जो शिक्षा संस्था है उसके माध्यम से शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और शिक्षा संस्था के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। शिक्षा संस्था के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति को जो है पोषित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत कोई भी शिक्षा संस्था के माध्यम से। तो ये जो है अनुच्छेद 29 व 30 में दे रखा है। अनुच्छेद 29 व 30 तक। अब जो है जो छठा जो मौलिक अधिकार है
छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया, 31? तो अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार था, हमारा संविधान बना उस समय, लेकिन बाद में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो 31 में अनुच्छेद 31 में दिया गया था संपत्ति का 300A कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 300A कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके अंतर्गत ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इन मौलिक अधिकारों के विषय में दिया गया है, यदि किसी भी देश के नागरिक के इन 6 मौलिक अधिकारों का जो है हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। कोई भी नागरिक जो है इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार थे। अब जो है 35 तक मैंने बताया था, जो मौलिक अधिकार 35 तक होते हैं। तो अनुच्छेद जो 33 है, अनुच्छेद 33 है, इसमें ये संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है, इसमें संसद को अधिकार है। क्या अधिकार है संसद को? कि जो सेना है, सशस्त्र बल है, सेना है, सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल या फिर खुफिया विभाग का डिपार्टमेंट है, तो वे जो है उनके अधिकारों पर नियंत्रण किया गया है, संसद के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं इनके अधिकार। ये इनको जो सेना के रूल होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे कि ये मतलब ये नहीं कह सकते हमें ये मौलिक अधिकार चाहिए। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग इनके अधिकारों को नियंत्रित किया गया है। और अनुच्छेद 34 में जहाँ से सैन्य शासन लागू हो जाता है, सैन्य शासन जिसको मार्शल लॉ कहते हैं, सैन्य शासन जहाँ लागू हो जाता है जिस क्षेत्र में, तो उनके अधिकारों को वहाँ जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को रोका जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, जहाँ मार्शल लॉ जो होता है लागू हो जाता है, जो सैन्य शासन लागू हो जाता है, मार्शल लॉ। तो लेकिन कोई भी मार्शल जो सैन्य शासन जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, तो जैसे आपात शासन लगाया जाता है 352 के तहत, तो इस प्रकार से लेकिन कोई भी मतलब किसी भी स्थिति में कोई भी आपात क्यों ना हो, लेकिन 20 व 21 जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी छीना नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में। तो जो अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में क्या दे रखा है कि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित, संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है, ये आर्टिकल 35 में लिखा है। तो B.R. जो अम्बेडकर है उसने अनुच्छेद 32 के विषय में कहा है, B.R. अम्बेडकर, कि ये जो अनुच्छेद 32 है संविधान की आत्मा है।
तो ये कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? संविधान की आत्मा तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यहाँ जो B.R. अम्बेडकर ने, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आप उत्तर में बताएंगे 32 को। और यदि B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं है, सीधे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस भाग को संविधान की आत्मा का कहा गया है, तो उसमें प्रस्तावना आपका उत्तर होगा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और B.R. अम्बेडकर के नाम से यदि पूछा जाता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है। तो ये इस प्रकार से जो है हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक एक संक्षिप्त रूप में मौलिक अधिकारों को पढ़ा। तो ये सब आपको पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।